तो हम बताएंगे द्विघात समीकरण के लक्षण। द्विघात समीकरण के लक्षण का मतलब कि द्विघात समीकरण का कैरेक्टर क्या है। अक्सर सवाल दिया रहता है एग्जाम में और ये कहा जाता है कि इसके लक्षण ज्ञात कीजिए कि समीकरण के मूल कैसे हैं। लक्षण का मतलब समीकरण के मूल कैसे हैं। मूल कैसे हैं का मतलब मूल वास्तविक हैं कि भिन्न भिन्न हैं कि काल्पनिक हैं, कैसे है ये बताना पड़ता है। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात का व्यापक समीकरण ये है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह द्विघात का व्यापक समीकरण है। अब इससे जो है हम x का मान निकाल लेते हैं। अब सिद्ध किया गया है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2u। ये जो लिखा गया है इसका मान वास्तव में ये सूत्र है। इस सूत्र का नाम है सीधेचार का सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का मतलब द्विघात समीकरण से है, वो समीकरण का विविधकरण मतलब डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं और इसे कैपिटल डी से निरूपित करते हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपिटल डी है इसी को हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जो कैपिटल डी लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमको बताएगा कि समीकरण का जो मूल है वो कैसा है, कब वास्तविक है, काल्पनिक है, बराबर है, भिन्न भिन्न है, कैसे हैं। अब इसी से पता लगता है। ठीक। अब जो डी जिसको हमने कहा है इस पे रूट लगा है और हम जानते हैं कि जो संख्याएं निगेटिव होती है मतलब ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो काल्पनिक होता है। मतलब रूट के अंदर यदि माइनस चिन्ह लग जाए मतलब इस तरह से, ये काल्पनिक है। मतलब यहाँ डी का मान अगर कहीं निगेटिव में आ जाएगा तो हम बोलेंगे मूल काल्पनिक है और फिर इसको सॉल्व नहीं करेंगे। पर हम लिखने जा रहे हैं इसको, देखिए अब नंबर 4 कि यदि d इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं मतलब बराबर होते हैं। ये बात है। d बराबर 0, d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाए तो हम लोग बोलेंगे कि समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक हैं और बराबर हैं। सेकेंड, यदि d ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक 1, 2, 3, 1/2, 1/3, इस तरह से जो संख्याएं धनात्मक होती हैं उनको हम लिखते हैं d ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी जितनी संख्या होती हैं वो सबके सब धनात्मक होती हैं। तो मूल
वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं ये हुआ। थर्ड, यदि d लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक होता है। तो यहां भी लिखा है d लेस देन 0। d लेस देन 0 का मतलब 0 से कम, मतलब निगेटिव, -4, -5, -1/2। तो इस तरह से अगर d का मान निगेटिव हो जाए तो हम कहेंगे इसके जो मूल हैं वो कैसे हैं, काल्पनिक हैं। थर्ड, फोर्थ स्टेप है कि यदि d एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो मूल परिमेय होंगे। परिमेय संख्या जो होती हैं ये भी वास्तविक संख्या ही होती हैं। पूर्ण वर्ग, ये देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब होता है कि वह संख्याएं जिनका वर्गमूल हम जानते हैं। जैसे d का मान माने 4 आ जाए, 4 है, 49 है, 16 है, 25 है, 1 है, 81 है, 100 है, ये सब लोग आ जाए। d का मान 4, 49, 16, 25, 1, 81, 100 इस तरह से अगर आ जाता है तो वहां पर हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, बोलेंगे कि मूल वास्तविक हैं, भिन्न भिन्न हैं और परिमेय हैं। और परिमेय 3 स्टेप हम बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखा देखो d ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। लेकिन ये अगर 4 आ जाए या 49 आ जाए तो वास्तविक तो होगा ही होगा, भिन्न भिन्न भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो परिमेय भी होगा। कब? जब d का मान एक पूर्णवर्ग संख्या आ जाए। 5वां स्टेप, यदि d एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मूल अपरिमेय होंगे। अपरिमेय होंगे, वो ध्यान रखा जाएगा। एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, पूर्णवर्ग संख्या नहीं है मतलब d का जो मान इस तरह से आ जाए, जैसे 2 आ जाए, या d का मान मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 11 है, 15 है, 1/2 है, इस तरह से d का मान मिल जाता है तो हम बोलेंगे कि इसके जो मूल हैं वो एक अपरिमेय हैं, मतलब वास्तविक भी हैं, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन कैसे हैं, अपरिमेय हैं, ये लिखा जाता है। 6वां स्टेप, यदि मूल वास्तविक हैं तो, अब इस पर कभी कभी सवाल आ जाता है कोई कि मूल वास्तविक हैं तो अज्ञात राशि का मान ज्ञात करिए। तो बच्चों की समस्या होती है कि वास्तविक के लिए हम कौन सा नियम लगा दें। तो वास्तविक देखिए यहाँ भी लिखा गया है d बराबर 0 वास्तविक, d बड़ा है 0 से वास्तविक, लेकिन इसके आगे लिखा है बराबर, इसके आगे लिखा है भिन्न भिन्न, और जो सवाल आ जाते हैं उसमें केवल वास्तविक लिखा रहता है। तो ये समस्या होती है कि इसको हम लगाएं, ये वाला लिख दें तो बराबर होना चाहिए, ये वाला लिख दें तो भिन्न भिन्न होना चाहिए, जबकि सवाल में क्या होता है, ना तो बराबर लिखा रहता है ना तो भिन्न भिन्न लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है मूल वास्तविक है और अज्ञात राशि के है या लैम्डा है का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको ये लिखना है, यदि मूल वास्तविक है तो d ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये काम करेंगे। यदि मूल वास्तविक है तो d ग्रेटर इक्वल टू
0। तो इस तरह से जो है समीकरण का हम करेक्टर लिखते हैं। अब देखिए इसमें से 1 2 3 4 5 और 6, वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल 3 ही स्टेप हैं। d बराबर 0, मूल वास्तविक को बराबर होते हैं, d ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ी संख्या जो होती है धनात्मक है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। कुछ संख्या जो होती है वो पूर्ण वर्ग होती हैं, कुछ पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो उसमें मूल लिखते समय हम बढ़ाते हैं परिमेय है, और जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है उनको लिखते हैं अपरिमेय है। 2 कंडीशन बढ़ गया। और कभी कभी सवाल को देखते समय बोलना पड़ता कि मूल वास्तविक हैं, तो इन दोनों को मिला के हम बोलेंगे, इन दोनों को मिला देंगे कि d बड़ा या बराबर किसके है, 0 के है, तो मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं। तो इस नियम के आधार पे हम द्विघात समीकरण का करेक्टर लिखते हैं। अब इस पर हम कुछ एग्जांपल देने जा रहे हैं, भी देखिए आप लोग। अब देखिए अभी तक समझाया गया कि द्विघात समीकरण के करेक्टर क्या है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, बात पूरी कंफर्म हो जाएगी। दिए गए द्विघात समीकरण के लक्षण ज्ञात कीजिए। हमें करेक्टर लिखना है, तो सबसे पहले हम पहला सवाल लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 5x² - 6x - 2 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट की तुलना व्यापक समीकरण क्या है, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। मतलब जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे। अब तुलना कैसे करना है आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है x² और यहाँ पर लिखा है x², बगल में लिखा है a और यहाँ लिखा है 5। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर 5। x का जो गुणांक है वो यहाँ b लिखा है और यहाँ पर x का जो गुणांक है वो -6 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर -6। c ये अचर पद है, इसके पास x नहीं है। यहाँ लिखा है -2, इसके पास भी x नहीं है, इसलिए c का जो मान हुआ ये हो गया -2। तो इस तरह से हम लोग को a, b और c का मान मिल गया। अब हम लिखेंगे इसका विविध का कैपिटल D जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, b² - 4ac -6 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 5, c का मतलब -2। देखिए लिखा गया -6 का होल स्क्वायर 36, माइनस यहाँ लिखा है, माइनस यहाँ लिखा है, माइनस का माइनस से गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 × 5 × 2 तो 4 5 जा 20, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो इस तरह से हो जाएगा 5 चौक 20 × 40। अब हम जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ने के बाद क्या मिला देखिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ है 76, तो क्या ये पूर्व संख्या है, नहीं, ये पूर्व संख्या नहीं है। +76 आया हुआ है जो कि क्या है, ये 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है, पूर्व संख्या भी नहीं है। अब इसका करेक्टर कैसे लिखा जाए, देखिए जैसा नियम बताया गया है। 76 एक पूर्व संख्या है नहीं, फिर भी धनात्मक है, तो हम इसका करेक्टर लिखेंगे, अतः समीकरण का मूल वास्तविक कमा असमान लिखे जाए भिन्न भिन्न और अपरिमेय है। तो इस तरह से इसका हमने करेक्टर लिखा।
ये प्लस 76 आया था। प्लस 76 का मतलब है कि एक धनात्मक संख्या है जो कि 0 से बड़ी है। कभी कभी लोग 7 समझ जाते हैं, 7 नहीं लिखा है, ये वास्तव में 70 ये 76 लिखा है। और 76 जो है ये बड़ा है किससे? 0 से, मतलब जो d है वो 0 से बड़ा है। तो इस तरह से समीकरण का जो मूल हुआ वो वास्तविक है, भिन्न भिन्न है और क्या है? अपरिमेय है। अब इसके बाद देखिए हम लेते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल इसमें लिखा है x² माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। भाषा वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर यहां 1 लिख दिया। समीकरण फर्स्ट की तुलना व्यापक समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ये जो मान है वो चेंज हो जाएंगे। अब देखिए ये का मान यहां से x² लिखा है, गिनती बगल में कोई नहीं लिखा, अकेले x² है। तो a का मान 1, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू 4। फार्मूला वही d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b² माइनस 4ac और b का जो मान है यहाँ -8 का होल स्क्वायर 4a। a की वैल्यू कितनी है? देखिए 1 लिखा है, ये देखिए c 4 है। -8 का होल स्क्वायर 64 माइनस 64 लिखा है, यहाँ 16 लिखा हुआ है। देखिए 4ac 16 लिखा हुआ है। तो 64 से 16 घट जाएगा, तो 64 16 घट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 48। अब जब 48 आया तो इसमें भी ये देखा जा रहा है कि जो d है वो बड़ा है 0 से। और मूल कैसे हुए? देखिए 48 जो है एक पूर्ण संख्या तो है नहीं। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो हमारा जवाब होगा कि अतः समीकरण का मूल वास्तविक, भिन्न भिन्न और अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि यहां पर आया गया 48, तो इसलिए ये क्या मिलेगा हमको? अपरिमेय। यदि 48 नहीं आता, 9 या 16 इस तरह से होता तो यहां पर लिखा जाता कि समीकरण का जो मूल है वास्तविक है, भिन्न भिन्न है और परिमेय है। कब? जब इसके स्थान पे कोई पूर्वक संख्या आ जाती। अब देखिए तीसरा सवाल, थर्ड है x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। वही चीज देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया इसको। समीकरण फर्स्ट की तुलना व्यापक समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, b भी यहां पर 1 है और c भी यहां पर 1 है। फिर इसके बाद d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 1, c का मतलब 1। तो 1 माइनस 4 और ये आ गया -3। जब ये -3 आ गया है इसका मतलब ये हुआ कि जो d है वो लेस देन 0, निगेटिव हो गया। और जब ये निगेटिव हो गया तो इसके जो मूल है, अब ये सब नहीं लिखा जाएगा, निगेटिव आ गया है तो अतः समीकरण का मूल काल्पनिक है। काल्पनिक है। समीकरण का जो मूल है वो कैसा है? वो काल्पनिक है। तो इस तरह से निगेटिव जब भी मिलेगा तो हमें ये लिख देना है कि समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। अब इसके बाद में हम चौथा सवाल लगाते हैं। ये लिखा है 9x² प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। सेम कैरेक्टर है। देखिए समीकरण फर्स्ट, इसको बनाएंगे हम फर्स्ट। व्यापक समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जैसा भी किया गया है। बस देखिए यहाँ 9 लिखा है, यहां पर ये लिखा है, ये चेंज हो जाएगा। तो ये बराबर 9, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -2। अब इसके बाद में हम d का मान निकालेंगे।
तो हम जानते हैं डी के बारे में कि जो डी होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो बी स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू -2, 3 3 जा 9, ये प्लस हो जाएगा। यहां भी लिखा है माइनस, यहां भी लिखा है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। अब हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने के बाद कितना आएगा देखिए, 4 का 9 से होगा, फिर 2 से होगा, 4 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 जा 36, 2 है 72। ऐड किया तो कितना आ जाएगा 81। यहां पर क्या देखा कि जो डी है वो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन 81 आ गया है। तो 81 आने का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो मूल है वास्तविक भी है, भिन्न भिन्न है, लेकिन एक परिमेय है। क्यों? क्योंकि 81 जो है ये पूर्णवर्ग संख्या है। तो यहां पर लिखा जाएगा अतः समीकरण के मूल वास्तविक भिन्न भिन्न और परिमेय है। वास्तविक भी है, भिन्न भिन्न है और क्या है, परिमेय है। ऐसे आप लगाइए 5वां सवाल। एक सवाल इसमें बढ़ा दे रहे हैं, छठा, x स्क्वायर -6x + 9 बढ़ा दिया हूं। अच्छा, इसको भी हम सॉल्व करेंगे और जैसा भी आएगा कैरेक्टर लिख देंगे। अब इसके बाद में हम छठा सॉल्व करते देखिए। छठा भी नया लिख दिया हूं, x स्क्वायर -6x + 9। वही बात जो बार बार लिखा जा रहा है, ये है व्यापक। ठीक, समीकरण फर्स्ट की तुलना व्यापक समीकरण h स्क्वायर + bx + c = 0 से करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ पे -6 है और c की जो वैल्यू है वो 9 है। अब इसके बाद में d का मान जो हम जानते हैं कि d बराबर होता है b स्क्वायर - 4ac। तो b कितना है -6, 4 स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c 9, 36 -36 और ये 0 आ गया। जब 0 आ गया तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है, बराबर ये चीज है। तो इस तरह से जो भी कैरेक्टर लिखा गया था, जितना नियम बनाया गया था, सभी नियमों पर आपको एक एक एग्जाम्पल मिल गया है। आपको ये भी एग्जाम्पल मिल गया कि डी नेगेटिव है तो मूल काल्पनिक, डी का मान 0 है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न, डी का मान पॉजिटिव है और एक पूर्णवर्ग संख्या है तो इसके मूल वास्तविक, भिन्न भिन्न और एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन डी अगर धनात्मक है लेकिन पूर्णवर्ग नहीं है तो मूल वास्तविक, भिन्न भिन्न और एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इस आधार पे द्विघात समीकरण का कैरेक्टर हम कभी भी ज्ञात कर सकते हैं। बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।